हम में से कई लोग गुदरोग की बीमारी यानी या तो फिर फिशर या तो फिर भगंदर इसी के रूप में जानते हैं, लेकिन गुदरोग की बीमारियां कई प्रकार की होती है। आज इन्हीं में से कुछ दो बीमारियों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। एक बीमारी जो है पाइलोनाइडल साइनस और दूसरी जो है भगंदर। हमारे साथ इस वक्त आरोग्यम क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पाइलोनाइडल साइनस ये क्या होता है? नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी। मैं आपको पाइलोनाइडल साइनस इसके बारे में जैसा अभी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जिनमें भी ये बीमारी है पाइलोनाइडल साइनस की या फिर होने वाली होती है, या कमर के निचले हिस्से में, कमर के नीचे वाले भाग में जहाँ पे नटल क्लेफ्ट यानी जो आपके कुछ लोगों से माकड़ हाड़ भी बोलते हैं, नीचे की तरफ जो हड्डी जाती है उसके थोड़ा सा ऊपर, पेशेंट को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए अगर हम बोलेंगे तो जहाँ पे अपने जो बटक्स का एरिया ख़त्म होता है कमर के पास में, उस जगह में बीच में आपको कुछ तो फुंसी आएंगी, वहाँ पे कुछ कड़क समझ में आएगा। और जनरली जो ये पाइलोनाइडल साइनस होते हैं एक ऐसा नाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी पाइप जैसा बना देते हैं वहाँ पे। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, कभी उसमें पाइलोनाइडल एब्सेस भी हो सकते हैं या पाइलोनाइडल साइनस, दोनों चीज़ें होती हैं। एब्सेस मतलब उसमें वहाँ पे पस जमा होगा, फोड़े हो जाएंगे। तो पाइलोनाइडल एब्सेस जो होते हैं इसमें तो पेशेंट जल्दी जाता है डॉक्टर के पास में, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो पेन की कंडीशन में तो तुरंत जाता है, लेकिन अगर पस निकलना शुरू हो गया या पस फूट गया तो पेन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर पेन कम है तो फिर वो लंबे टाइम तक भी चलते रहता है, यानी साल 2 साल 3 साल से है पस निकल रहा है तो तकलीफ कम रहती है, बट वो बीमारी ठीक नहीं होती, यानी जो अंदर उसमें पस है। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है इसमें जो अपने हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं उस जगह के, और ये बाल ही अंदर जाके पूरा इन्फेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों को कमर के एरिया में या बटक रीजन में बहुत ज़्यादा हेयरी है, बाल बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ये जो होने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इसको हम जिप डिजीज़ ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था उस टाइम जो सैनिक होते थे वो गाड़ियों में बैठ के लंबे लंबे टाइम तक सिर्फ उनका बैठे रहना ही, कपड़े पहन के, तो वहाँ पे स्वेटिंग और इन्फेक्शन होके उस समय ये सबसे ज़्यादा देखने में आया था। और दूसरा ये जैसे जो लोग सिटिंग जॉब है, जिनका कंटिन्यूअस लॉन्ग सिटिंग है और हेयर है, तो उसमें और उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के समय में ये थोड़ा सा कम हुआ है ये बीमारी पाइलोनाइडल साइनस, लेकिन पूरी खत्म हो गई ऐसा नहीं है। अदर डिजीज जैसे एनोरेक्टल में आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला मिलता है, तो ये भी एक तरह का उसी जगह में है, लेकिन ये गुदरोग से कनेक्टेड है क्या? तो रेयरली या कभी कभी हम बोल सकते हैं कि ये जो साइनस होते हैं रेक्टम की तरफ कनेक्ट, एनस की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी वहाँ तक भी फिस्टुला क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि वहीं से होंगे। ठीक है, जैसे कि इसके लक्षण अलग है, तो वैसे इसके इलाज किस प्रकार से है? इसके भी इलाज में मेडिसिनल इलाज तो नहीं होता है पाइलोनाइडल साइनस का। अगर आपका साइनस कंप्लीट बन चुका है तो मेडिसिन से इलाज तो संभव नहीं है। अभी फिर क्या कर सकते हैं इसमें, तो मिनिमल इन्वेसिव यानी कम कटिंग ना करें हम, कम में क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक तो लेजर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आप लेजर के द्वारा पूरा क्लीन करके, अगर उसका ट्रैक है पूरा आपने क्लीन कर दिया और फिर लेजर से उसे जला दिया, एक ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि हम उसे पूरा का पूरा निकाल दें, अगर छोटा है तो उसे पूरा निकाल दें, यानी ऑपरेशन हो गया, उस ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा है इसमें अगर छोटे ट्रैक्स हैं तो आप क्लीन करने के बाद में उसमें क्षारसूत्र ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्षारकर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर रिकरेंस होता है, फिर से ये हमने किया और ऐसा कभी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो रिकर हो गए हैं, तो फिर इसमें एक बड़ा ऑपरेशन जेट+T वैसा भी करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हमें अगर ट्रीट करना है, इसका इलाज करना है, तो हमें सर्जिकली इंटरवेंशन इसमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो प्रोसीजर्स है वो करनी पड़ेंगी। और ये सभी प्रोसीजर सर्जरी के अंडर में ही आती है, ऑपरेशन के अंडर में ही आती है, प्रकार इसके अलग अलग हैं। इस बीमारी से बचने के लिए शुरुआत में कुछ हम मतलब केयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जिनको एक तो पहला, जिनको हेयरी बहुत है, बाल बहुत है उस रीजन में, उन्हें क्लीन सेव रखना चाहिए। तो एक आपने एक कारण उसका हटा दिया वहाँ से, कंटिन्यूअस सिटिंग है उससे थोड़ा सा बचे।
और कभी भी उस जगह में आपको ऐसा रेडनेस हो गया या छोटी फुंसियाँ हो गई या फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ कड़कनेस शुरू हो रहा है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर को बताइए। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मुझे दर्द नटल क्लेफ्ट यानी जो भाग है उसका उस जगह में हो रहा है, लेटरिन की जगह में हो रहा है या माकड़ हाड़ में हो रहा है, क्योंकि वो सभी आसपास ही हैं। तो एग्जैक्टली जब वो डॉक्टर चेक करेगा तो आपको आराम से उसका डायग्नोसिस पता चल जाता है कि मुझे एग्जैक्टली तकलीफ क्या है। कितने प्रतिशत तक लोग आज के वर्तमान में इस बीमारी से पीड़ित हैं? अभी तो पाइलोनेटल साइनस कम मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट जैसे अगर हम एनोरेक्टल डिजीज़ और इसका इनके इसमें भी बोलेंगे तो अगर 92 to 93% तो बाकी डिजीज़ है, इसका 6 to 7% ही मिलेंगे पेशेंट आपको। अभी जानेंगे भगंदर क्या होता है। भगंदर जैसे मैंने बताया अभी जैसे भगंदर में आपको दोनों तरफ यानी 2 ओपनिंग्स मिलेंगी, वो भी एक तरह का नाली घाव है, यानी ऐसा पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अनहेल्दी टिश्यू ग्रोथ होते हैं उसमें, जो हेल्दी नहीं है वो टिश्यू वहाँ पे बढ़ जाते हैं। बहुत बार भगंदर में भी एक ऐसी हिस्ट्री मिलेगी, कभी तो फोड़ा हुआ था, एब्सेस हुआ था, या फिर डायरेक्ट वहाँ से कुछ तो अगर ट्रैक जो है जो फिस्टुला ट्रैक बनते हैं ये ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड्स, वहाँ से वो अगर ग्लैंड इन्फेक्ट हो गई तो वहाँ से उनका शुरुआत होती है। अगर वहाँ से निकल गया कहीं से फूट गया एक जगह से तो इसमें फिर पेन कम रहेगा, सिर्फ हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर वो नहीं फूटते हैं और पल्स कलेक्शन या फिर कुछ स्टूल का पार्ट उस वहाँ से जाता है तो आपको पेन भी ज़्यादा मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो फिस्टुला होते हैं ये शुरुआती दौर में तो छोटे ही होंगे आपको, और ये धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पल्स ट्रेवल करेगा आपका जो बटक रीजन का फैट होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और सब बीच बीच में उसमें गैप्स बहुत होते हैं, तो वो गैप में ट्रेवल बहुत फास्ट होता है। कुछ अगर पस है, कुछ आपका स्टूल के कंटेंट है या कुछ आपका फूड कंटेंट गया है उस छेद अंदर में जो छेद हुआ है वहाँ से, तो ये पेन भी करता है। तो इसके आपको जो लक्षण दिखेगा आपको वहाँ पे कभी तो सूजन आ सकती है, कभी फुंसियाँ होंगी, फूटेंगी, फिर ठीक भी हो जाएंगी। ये सालों साल भी चलते रहता है। पेशेंट ने दवाइयाँ ले लिया तो ठीक ऐसा दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है। अगर भगंदर है, भगंदर टोटली डेवलप हो गया है तो वो भी जनरली दवाइयों से पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, उसके लिए भी हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। हमारी दिनचर्या की वजह से अभी ये पहले काफ़ी सालों बाद, मतलब एक व्यक्ति को काफ़ी सालों बाद हुआ करता था, अभी ये थोड़ा सा एज लिमिट कम होते आ रहा है, तो कौन से एज लिमिट से ये मतलब इसकी शुरुआत हो जाती है? अभी एज लिमिट तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी हो सकता है। और दूसरा जो जिनको ज़्यादा होने की संभावना है, जैसे खासकर अगर हम फिस्टुला की बात करेंगे तो ज़्यादा चांसेस किन्हें होने के, एक तो जो लॉन्ग ट्रेवल करते हो, लॉन्ग जर्नी रहती है, गाड़ी बैठ के कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं, जैसे समझिए ड्राइवर्स, तो ये लोग 12-12 घंटे भी गाड़ियाँ चलाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। दूसरा जिनमें छोटे मोटे कभी समझिए कि गर्मी की वजह से ही फोड़े हो गए, अब फोड़े हो गए और वो फोड़े फूट गए, फोड़े होने से फूटने तक भी पेशेंट बहुत बार डॉक्टर के पास में नहीं जाता है। दवाइयाँ लिया, कुछ तो दवाइयाँ खाया, दर्द कम हुआ, फोड़े फूट गए, फोड़े फूट गए। अब उस फोड़े की वजह से कुछ उपद्रव हुआ है क्या, वहाँ पे कुछ ट्रैक्स बने हैं क्या, अंदर कहीं उसमें फूटा है क्या, ये तो दिखता नहीं है। ये सिर्फ वहाँ से थोड़ा सा लीक रहेगा, पस थोड़ा बहुत रहेगा, कभी कभार पानी रहेगा। आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया तो हो सकता है पूरा सूख भी जाए और सिर्फ कड़क कड़क थोड़ा सा लग रहा है। तो होता क्या है कि जैसे अभी आप कोई हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आया, उसको फोड़ा है, हमने बताया कि इसको निकालना पड़ेगा। फोड़े का हिस्ट्री कितने हैं, एनोरेक्टल जो एब्सेस होते हैं हिस्ट्री कितनी लेके आए तो 2 दिन 3 दिन, तो उनके मन में ऐसा आता है कि 3 दिन के अंदर ऐसा क्यों डॉक्टर ने तुरंत बोला कि ऑपरेशन करो करके। तो ये फोड़ा अगर आपने बाहर की तरफ से फोड़ के इसके जो जहाँ इसके पॉकेट्स होते हैं, अगर पॉकेट्स पूरी तरह से क्लीन कर दिए तो चांसेस ऑफ फिस्टुला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नहीं होगा ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो उसके फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर यही फोड़े हम नहीं फोड़ पाते हैं या वो अपने मन से फूटते हैं, उनके सेप्टम क्लियर नहीं हुए, लोकुलाई क्लियर नहीं हुए, तो ये फोड़े बढ़ जाते हैं, ये मतलब फिस्टुला की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से इलाज करते हैं इसका?
इसके अभी इलाज में एक तो जैसे अभी समझिए फोड़े का शुरुआत है ना, टेंडरनेस हुआ है सिर्फ, तो हम बहुत बार उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं, दर्द की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। कुछ आयुर्वेदिक में लेप्स आते हैं वो लगाने के लिए देते हैं। तो अगर ये फोड़ा सबसाइड हो गया यानी पूरी तरह से ठीक हो गया, ये पस नहीं बना है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर उसमें पस हो गया है तो उसे ड्रेन करना चाहिए, पस तो निकालना जरूरी है। पस निकालने के बाद में अगर उसमें फिस्टुला बना है या अंदर से कुछ ओपनिंग है तो आप एट अ टाइम फिस्टुला भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर समझिए कोई अंदर ओपनिंग नहीं है तो हम सिर्फ एब्सेस क्लीन करके छोड़ देते हैं। अब अगर ये फिस्टुला कभी इन फ्यूचर या फिर फिस्टुला कन्वर्ट हुआ है तो इसमें सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फिस्टुला में, एक तो आप एक सर्जरी यानी पूरा आपने कट करके निकाल दिया, एक प्रकार है वो। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसमें जगह जो रहती है, जो इंसिजन होते हैं, जो कटिंग होती है, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी जख्म बड़ा बनेगा। तो लोगों का कंसर्न ये है कि हमें जख्म कम करो, हमारी तकलीफ कम रहनी चाहिए पोस्ट ऑप यानी ऑपरेशन के बाद में भी। तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन क्षारसूत्र है, जो जिसमें कटिंग कम है और रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। अब रही बात कि क्षारसूत्र की क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्षारसूत्र के लिए पेशेंट को थोड़ा समय देना पड़ता है। समय देने का इन सेंस है, जैसे समझिए कि अभी हमने किसी पेशेंट को क्षारसूत्र डाला तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, यानी उसका ट्रैक कितना बड़ा है, वो उसका लेंथ कितना है उसके हिसाब से। फिर इसके बाद में अगर हमें क्षारसूत्र का भी बेनिफिट लेना है और हमें समय भी थोड़ा कम करना है तो एक हम लोग टेक्निक यूज करते हैं इसमें, इफ्टाक, यानी जो ट्रैक की लेंथ है, जो फिस्टुला का साइज है, उसमें कुछ हमने बीच से सेपरेशन ले लिया, कट कर दिया, तो जो गुदा द्वार का भाग है, गुदा द्वार की तरफ का भाग है, उस तरफ हम क्षारसूत्र डाल देते हैं। और बाहर का जो भाग है उसमें ये हम तो लेजर कर सकते हैं, पूरा रिमूव भी कर सकते हैं, उसे क्लीन करके छोड़ भी सकते हैं, तो कुछ दिनों में ऑटोमेटिक हील हो जाता है। इसमें हम टाइम भी सेव कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह से अलग अलग है। और एक लेजर ट्रीटमेंट भी होता है फिस्टुला में। अभी जैसे खासकर मेरा सजेशन तो ऐसा होता है कि अगर उसमें एब्सेस है, फोड़ा हुआ है, फोड़े के साथ में अगर ट्रैक बने हुए हैं, इन्फेक्टेड है, तो जहाँ पे पस है उस जगह में लेजर का बहुत अच्छा तो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वैसी कंडीशन में हमें क्लीनिंग करना पड़ता है उसे। और अगर ट्रैक ड्राई है, सूखे हुए ट्रैक है पूरे, उसमें लेजर का अच्छा रोल है, वहाँ पे हम पूरी तरह से लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो जो सर्जन्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी अपनी अपनी चॉइस है कि उन्हें कौन सा करना है, बट ये अपने चॉइस के हिसाब से हम लोग उसे इसमें खासकर फिस्टुला और एब्सेस में हम लोग लेजर और क्षारसूत्र ये मिक्स कर यूज करते हैं। कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन के बाद भी लोगों में समस्या रह ही जाती है, पूरी तरह से उसका निजात नहीं मिलता, तो इस दौर में क्या करना चाहिए? अब होता है, एक तो ये है कि ये डिजीज़ों में कहीं ना कहीं रिकरेंस होता है, और दूसरा ये है कि मिथ, ठीक है। अब मिथ कैसे, अभी समझिए कि एक पेशेंट है, उसने एब्सेस का इलाज किया, ठीक है। ऑलरेडी कोई भी सर्जन उसे जब ऑपरेट करता है तो उसे ये बताता है कि आपको इन फ्यूचर फिस्टुला होने की संभावना है, ठीक है। अगर उसी पेशेंट को फिस्टुला हुआ तो वो पेशेंट बोल सकता है कि मुझे रिकरेंस हो गया, जबकि वो रिकरेंस नहीं हुआ, नया ही हुआ है, पहले फोड़ा था, अभी बगंदर हो गया है, ठीक है। ये एक सिचुएशंस है। अब इस पेशेंट ने अगर बताया किसके, फिशर वाले पेशेंट को, जिसको फिशर है, जिसको बगंदर है ही नहीं है, तो वो भी, उसके मन में भी यही होगा कि मुझे फिर से हो जाता है, फिर से तकलीफ वैसी ही होगी जैसे इसको हो गई है। तो दोनों ही परसेप्शन अलग अलग हैं, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। जो नॉर्मल लोग हैं या पब्लिक है या पेशेंट है, इनका जब इनसे ये आते हैं तो इनको ये नहीं बोलते कि मुझे फिस्टुला है, मुझे फिशर है, मुझे पाइलोनाइडल साइनस है, मुझे एब्सेस है। ये सभी के पेशेंट का एक ही शब्द होता है कि मुझे पाइल्स की तकलीफ हो गई है, ठीक है। तो सबको तो तकलीफ अलग अलग होगी ना, तो डिजीज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, उसके रिकरेंस रेट भी अलग होंगे। तो बहुत बार जैसे अभी फिस्टुला है, फिस्टुला की रिकरेंस ज़्यादा है, हेमोरॉइड और फिशर के कम है, उनमें कम मिलेगा, दोबारा हुआ उनके पेशेंट कम मिलेंगे। जो भगंदर के हैं ये ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर भगंदर वाला बता रहा है कि मुझे रिकरेंस हो गया है, ठीक है, तो उसकी बात सुन के भी 4 जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें फिर से हो जाएगा, कराएंगे तो। लेकिन आपको वही पेशेंट जब फिशर वाला मिलेगा,
तो दूसरे दिन से उसकी मॉर्निंग हैप्पी हो रही है और दूसरे दिन से उसका पेन कम हो जाता है, तो आपको पॉजिटिव बताएगा। तो इसमें जो रिकरेंस का है, रिकरेंस अगर हम ट्रैक अच्छे से क्लीन करके पूरा निकाल देते हैं या फिर क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट करते हैं तो रिकरेंस रेट क्षार सूत्र में बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जीरो है या होगा ही नहीं, ऐसी तो गारंटी देना गलत है। ऐसे अगर कोई गारंटी देता है तो वो कैसा है, अभी वो साइंटिफिक तो है नहीं, वो बोलना भी गलत है। जो साइंटिफिक है हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए बोलते भी हैं और ऐसा समझाते भी हैं उन्हें, पेशेंट को। डॉक्टर, जैसे किसी को गुदरोग की एक हाथ बीमारी है तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते उसके साथ दूसरी भी बीमारी का संक्रमण, उससे गुदरोग के ही दूसरी बीमारी का संक्रमण हो सकता है? बिल्कुल होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फोड़े होते हैं जी। फोड़े कहाँ से होते हैं? फोड़े एक तो समझिए कोई वहाँ पे लोकल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एक रीजन है वो। दूसरा क्या है, तो आपको अगर फिशर का तकलीफ हुआ है कभी, फिशर यानी क्रैक्स लग जाते हैं, अब उस क्रैक्स के जो फिशर है, फिशर जहाँ पे होते हैं जनरली उसी के आसपास में ग्लैंड्स भी होती है। अब अगर ये ग्लैंड उस जख्म की वजह से इन्फेक्ट हो गई तो वहाँ से भी फोड़ा पैदा हो जाएगा। तो इसमें कारण क्या हो गया? अभी आपका हमने बोला कि बाहर से सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी हो जाएगा, तो ये फिशर में एब्सेस के लिए क्या कारण बन गया? तो वो जो जख्म है उस जख्म से इन्फेक्शन क्रॉस कर गया, उस जख्म की वजह से वहाँ पे भी दूसरे ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो इन्फेक्शन के कारण है, अब जैसे फिशर है, फिशर में होता क्या है कि जगह आपकी छोटी हो जाती है, नीचे की जगह श्रिंक हो जाती है, कड़कनेस हो जाता है। तो जब भी पेशेंट मोशन के लिए जाता है तो क्या करेगा, मुँह से तो पॉपअप करेगा, बाहर की तरफ निकलना चाहिए। तो उस समय जो एनल कुशन है, जो हेमोराइडल के कुशन होते हैं जहाँ पे उनकी जगह होती है, उसमें भी प्रेशर आएगा, बार बार उसमें प्रेशर करेगा, तो उसकी वजह से वो भी वेंस डायलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ, उसे सिर्फ फिशर था, उसकी वजह से एब्सेस भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, हेमोराइडल शुरुआत भी हो सकती है, पाइल्स की भी शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिला के एक बीमारी दूसरी बीमारी को पैदा करती है। जैसे अभी समझो कि किसी पेशेंट में सिर्फ अंदर की भाग ढीला हो गया, या जिसको हम म्यूकोजल प्रोलैप्स बोलते हैं, या माइल्ड म्यूकोजल प्रोलैप्स है, थोड़ा बहुत बाहर आ रहा है, तो अगर उस पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, उस जब भी मोशन के लिए जा रहा है कुछ तो भाग उसका थोड़ा सा निकल रहा है, फिर अंदर चला जा रहा है। तो जो म्यूकोजल पार्ट है इसी के पास में तो हेमोराइडल जो ये रहते हैं, आर्टरी जो है उसके नीचे है, उसका जो कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ ऊपर है, तो वो भी तो बाहर आएगा। अब ये बाहर आया और कभी कभार ऐसा हुआ कि ये बाहर है और लेटरिन की जगह बंद हो गई, तो हम क्या बोलते हैं इसको, गड़फांस लग गई उस भाग को, तो वो भाग क्या करेगा, कभी उसमें थ्रोम्बस बन जाएगा, कभी नेक्रोस हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा। तो एक बीमारी दूसरी बीमारी का बिल्कुल कारण होती है। अब भाई आपने अगर एक बीमारी को समय रहते पहले ही ठीक कर दिया तो आप ऑब्वियसली दूसरी बीमारी को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब इसे समय रहते बेहद सावधानी रखना है और तुरंत इलाज की भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कैसा है, जितना जल्दी आप इलाज करते हैं, तुरंत अगर आप इलाज ले रहे हैं उसका, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस भी उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि हैंडलिंग उतनी कम होती है उस जगह में। समझो छोटा सा एक फिशर निकालना है तो हम सिर्फ एक जगह में जाते हैं, छोटा जगह को बड़ी करते हैं और उसका जो जख्म है जख्म को साफ करते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। अगर समझो इसी के साथ में पाइल्स भी हैं तो हमें पाइल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो हमने एक की जगह 3 जगह हैंडलिंग की, तो वो जितनी हैंडलिंग होगी उससे उसके भी तो कुछ कभी कभार, अभी अगर 1000 पेशेंट करते हैं तो एक में आपको उसके भी उपद्रव दिख सकते हैं। तो वो चीज़ों को बचाने के लिए आपने जितना फास्ट ट्रीटमेंट किया उतना बेटर है। या भी जैसे एक्यूट फिशर की हम बात करते हैं, एक्यूट फिशर में तो आपको है, आप डॉक्टर के पास में जाओ, 3 दिन विदिन 3 डेज मेडिसिन हैं, कुछ हम लोग बस्ती देते हैं, ऑयल डालते हैं, उससे 3 दिन में पेशेंट विदाउट सर्जरी, बिना कोई ऑपरेशन के ठीक होता है। तो वो सर्जरी तक लेके कौन जा रहा है पेशेंट, वो खुद लेके जा रहा है, यदि अगर उन्हें नहीं दिखाया। देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो मरीज है उसकी ही गलती है। अभी समझिए कि किसी डॉक्टर के पास में पेशेंट जाता है ना, बताए, अभी समझिए कोई इन जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके पास में गया, उनको बताया कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, उनने बिना चेक किए ही मेडिसिन दे दिया। या फिर केमिस्ट शॉप में गया, उनने बोला मुझे तकलीफ हो रही है, उनने दवाइयाँ दे दिया, बट देखा किसने उसको। अगर जब हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हमारे पास बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे तो हम मेडिसिन भी उनके, हम नहीं बोलते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए हमसे, क्योंकि कैसा है, आप जब मैं डायग्नोस करूंगा मुझे पता होगा कि एग्जैक्टली क्या है, मैं उसकी दवाइयाँ दूंगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस सब एक कॉम्बो है, एक ही दवाई दे दो सब में ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो एक दवाई दो और हर बीमारी ठीक।
जी। तो हमें उसका डायग्नोसिस करना है पहले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और आपको अगर जैसे मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास जो भी प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, जो भी डॉक्टर सर्जन हैं, जो चेक करते हैं, प्रॉपर चेक करके आपको बता देंगे ना कि ये प्रॉब्लम है। एटलीस्ट एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आम लोगों में, पेशेंट में यही धारणा है कि ये जो गुदरोग की बीमारियां हैं वो समझ बन गया है ऐसा कि ये ऑपरेशन के बाद भी, इलाज के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं है और करने के बाद भी फिर से पूरी तरह से निजात नहीं मिलती है। इस बारे में क्या बताएंगे? कैसा जैसे आम लोगों की धारणा है, तो आपको मैंने पहले बताया है कि बीमारी के परसेप्शंस में भी है। दूसरा ऐसा भी है कि अगर अभी ये जो बीमारी है, खासकर गुदरोगों की जो बीमारी होती है, कुछ परसेंट हम छोड़ दें, कुछ परसेंट है हेरिडिटी का, कुछ परसेंट है आपके मतलब वर्किंग स्टाइल का, बाकी जो इसका मेजर पार्ट है होने का, ये आपके डाइट, लाइफ स्टाइल और कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो जब हम ये समझाते हैं कि आप जो डाइट ले रहे हैं, डाइट अच्छी करिए, राइट। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, थोड़ा वर्कआउट करते हैं तो डाइजेशन अच्छा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम सामने वाले पेशेंट हमारी बातों को कितना सुनते हैं। समझिए हम किसी पेशेंट को बताते हैं कि, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आप मसाले मत खाइए, ठीक है। हम आफ्टर सर्जरी भी अगर उनको बोलते हैं कि आप 15 दिन मसाले मत खाइए, तो पेशेंट हर हफ्ते पूछता है कि कब से चालू करना है। तो उसको यानी अगर हम 1 महीने भी अगर हम कंट्रोल करते हैं, हमारा वुंड अच्छे से हील होता है, तो इसके रिकरेंस उतने ही कम होते जाएंगे। और अगर हमें बार बार उस जख्म में इरिटेशन हो रहा है, जो समझो ऑपरेशन के समय अगर कोई जख्म बनी है, अगर उसमें बार बार इरिटेट हो रही है, स्टूल सॉफ्ट होगा, आराम से निकल जाएगा, वहाँ पे कोई इरिटेंट नहीं होगा, तो हीलिंग अच्छी होगी, ठीक है। और अगर वो हील नहीं होता है प्रॉपरली, तो फिर वही जख्म तकलीफ देते रहता है। तो फिर एक बात ये भी आती है कि ऑपरेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों तरफ से चीज़ें रहती हैं। अगर डॉक्टर ने अच्छे से किया है और उसने पेशेंट को समझाया है भी है वो बातें कि आप ऐसा करिए, तो अगर वो पूरी प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अभी अच्छे हैं और हेल्दी हैं। कोई 2 साल का ऑपरेटेड है, 10 साल का है, 5 साल का है। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कोई नहीं आया वापस, ये भी नहीं है। आते भी हैं तो उन्हें रिपीट सर्जरी, ऐसा नहीं कि हर बार रिपीट सर्जरी होती है दोबारा। अगर कभी उनको तकलीफ हुई, वो तुरंत आके दिखा देते हैं, तो फिर उनको 2-3 दिन मेडिसिन दो, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा बार बार ऑपरेशन ही करना पड़ेगा जरूरी नहीं है। आपने एक बार जो मेजर प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व कर लिया, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आप मेडिसिन और डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुदरोग की बीमारियों में पूरा इलाज मतलब संभव है। जी बिल्कुल, निजात पा सकते हैं, पूरा इलाज संभव है। जी। हमारे दर्शकों को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि दिनचर्या कैसी हो और कैसे बीमारी होने से पहले बचा जाए? बीमारी होने से पहले बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। प्रिकॉशंस यही है कि आप डाइट अच्छा लें, फाइबर लें, पानी का उपयोग अच्छा रखें, आप अप्रॉक्सीमेट अपने शरीर को कम से कम आधे घंटे सुबह दें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, टहलें। अभी कैसा है, दिन भर आप 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे जब काम कर रहे हैं तो आपको नींद भी लगती है, उसमें आपको खाना भी आप उस समय खाते हैं, तो फिर एक पार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज का, तो वो भी कंपलसरी कर दीजिए। जैसे आप हर दिन खाना खाना है, हर दिन नींद लेना है, तो ऐसे अगर हम हर आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमारा डाइजेशन काफ़ी सुधरता है, बाकी भी बीमारियां होने से बचते हैं। आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम होता है वॉक करेंगे तो हर चीज़ें हैं। आप अगर अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं तो ये बीमारियों से, ये एक बीमारी है ना शरीर की, आप सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको अभी खासकर अगर डाइजेशन अच्छा रखना है तो आप थोड़ा सा, जैसे ठंड के समय है, ये सब अभी बारिश का समय है, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे टाइम में थोड़ा सा वार्म ल्यूकवार्म वाटर लें। रात में सोते समय को आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क भी ले सकते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल होने की आदत है वो उसमें 1-2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। आप फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, और फ्रूट्स भी खासकर जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप वही फ्रूट्स लें तो बेटर होता है। और बाकी जो आपकी ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसका नॉर्मल तरीके से पालन करेंगे तो ये तकलीफ़ें कम होंगी।
तो आरोग्यम क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी, इनसे हमने आज पाइलोनाइडल साइनस और भगंदर के लक्षण और सभी उसके इलाज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर।